गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 302 हरियाणा वाले स्टूडेंट्स की क्लास है, फर्स्ट ईयर। पेज नंबर 302 इन हिंदी। कुछ पढ़ने के लिए दिया था ना आपको? क्या पढ़ ली? इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज हिंदी में 302 एंड इंग्लिश में निकाल लो पेज नंबर 286। पेज नंबर 286 इन इंग्लिश। कितने इंग्लिश मीडियम है यहाँ पे? ऑलमोस्ट बस आप हो एक हिंदी मीडियम, सब इंग्लिश मीडियम है। चलो बताओ इंपॉर्टेंस एक एक, वन बाय वन। थोड़ा रिवाइज हो जाएगा ना। स्टार्ट। हाँ, फर्स्ट पॉइंट ही है वो, बिल्कुल सेम, देख के फटाफट पढ़ लिया। अच्छा, ओके। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। यही था। अब दूसरा देखो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट। फर्स्ट क्लास है, ओके। नेक्स्ट। चलो ये अब आप अपने आप पढ़ोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ चिल्ड्रंस कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, पेज नंबर 288 इन इंग्लिश एंड 304 इन हिंदी। 6 थ्योरीज दी हुई है ये कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कैसे कैसे होती है। थ्योरीज का क्या मतलब है कि अलग अलग लोगों के क्या क्या मत थे, अलग अलग लोगों ने क्या क्या सिद्धांत दिए कि कैसे नॉलेज डेवलप होती है। कोई कहता है सेंस के थ्रू होती है, कोई कह रहा है एक्सपीरियंस के थ्रू होती है, कोई कह रहा है दोनों के थ्रू नहीं होती, कोई कह रहा है कंबाइंड होती है, कोई कह रहा है मेडिटेशन के थ्रू होती है। तो वो 6 थ्योरीज इसमें कंबाइंड है। फर्स्ट देखो, थ्योरी ऑफ एम्पेरिकिज्म। नोट्स बना रहे हो तो बना लो, नहीं तो इसमें मार्क कर सकते हो। हाँ जी, गेट क्लोज करके आना। थ्योरी ऑफ एम्पेरिसिज्म। तो पहली है अनुभववादी सिद्धांत। ये दिया था गेट क्लोज करो। तो देखो, एम्पेरिकिज्म ई से स्टार्ट होता है। इससे ही आपको याद रखना है कि ये एक्सपीरियंस से रिलेट करता है। ये थ्योरी कहती है कि जो भी हमें नॉलेज मिलती है वो हमें एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है। ठीक है, ऐसे ही जॉन लॉक थे। जॉन लॉक ब्रिटिश फिलोसफर, वो बोलते थे कि टैबुला रासा, ये शायद मैम ने भी पढ़ाया होगा ये वर्ड। जॉन लॉक एक ब्रिटिश फिलोसफर, इन्होंने एक टर्म दी थी टैबुला रासा। सीटेट वगैरह में भी काफी बार पूछा जाता था पहले, अब तो नहीं पूछा जाता। तो इन्होंने टर्म दी थी टैबुला रासा। इसका मतलब होता है कि जो बच्चों का दिमाग होता है वो कोरी स्लेट होता है। बच्चों का दिमाग होता है वो कोरी स्लेट होता है। ठीक है, इन्हीं को फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म बोलते हैं। फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म बोलते हैं। और इनका यही था कि जितनी भी हमें नॉलेज मिलती है वो एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है, अनुभव के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट देखो फटाफट, थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म, बुद्धिवाद का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म सेकंड है। थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म, इसमें जो 2 थे, इसमें जॉन लॉक का योगदान रहा इस वाले में, और इसमें था सोक्रेट्स और प्लेटो का। सोक्रेट्स, हिंदी में सुकरात लिखते हैं, सोक्रेट्स एंड प्लेटो, इनका योगदान रहा था इसमें। ये क्या बोलते थे कि जो भी नॉलेज इससे मिलती है, अनुभव से, वो गलत है। रियल नॉलेज क्या है
तर्क से मिलने वाली, मतलब बुद्धि के थ्रू जो हमें प्राप्त हो, अपनी बुद्धि लगा के जो हम नॉलेज प्राप्त करें, वो है थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म के अंदर। इसमें मार्क करना चाहो तो ये वाली लाइन मार्क करो, 4th लाइन, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। ऑल नॉलेज इज रैशनल इन नेचर, डेफिनेट, ट्रू एंड यूनिवर्सल नॉलेज कैन बी अटेन्ड ओनली थ्रू इंटेलेक्ट। यही इसका मेन थीम है कि जो भी हमें नॉलेज मिलती है, ट्रू नॉलेज जो भी हमें नॉलेज मिलती है, वो हमें इंटेलेक्ट के थ्रू मिलती है, यानी कि अपनी बुद्धि के थ्रू मिलती है। हिंदी में भी वही है, देखो 2nd लाइन में ही लिखा है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स में, रियल नॉलेज की उत्पत्ति बुद्धि से होती है, ठीक है। और कोई भी नॉलेज इनेट, हाँ कौन सी में, 305, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3rd है, इसमें कंपैरिजन भी दिया हुआ है पेज 290 पे इंग्लिश में और 306 में हिंदी में, कंपैरिजन भी दिया हुआ है दोनों थ्योरीज के बीच में। देखो रैशनलिज्म क्या कहते हैं, रियल नॉलेज इज यूनिवर्सल एंड बियॉन्ड डाउट, और एम्पेरिसिज्म वाले क्या कहते हैं, रियल नॉलेज इज न्यूअर देन एग्जिस्टिंग वन। फिर है नॉलेज ड्राइव्स फ्रॉम इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि से हमें नॉलेज मिलती है, और ये वाले क्या कहते थे कि हमें सेंसेस से या हमें एक्सपीरियंस से मिलती है नॉलेज। फिर है ट्रू आइडियाज आर इनेट रैशनलिज्म में, यानी कि बुद्धिवाद में, और ट्रू आइडियाज आर नॉट इनेट, मतलब जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो कहते हैं चीजें एक्सपीरियंस से ही मिलती हैं, जन्मजात नहीं होती। इनका ये मतलब था चीजें एक्सपीरियंस से मिलती है, ज्ञान जन्मजात नहीं होती, और इनका है कि जन्मजात हो भी सकती हैं, इनेट हो भी सकती हैं। नेक्स्ट है इसमें, और इसका क्या कहना है रैशनलिज्म का, बुद्धिवाद का, ज्ञान की सीमा बुद्धि की सीमा है, कि जितनी आपका इंटेलेक्ट रहेगा उतने आपका ज्ञान बढ़ेगा, जितना आप बुद्धि लगाओगे चीजों में उतना आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। और ये कहते हैं कि जितना आपको अनुभव प्राप्त होगा सेंसेस के थ्रू उतना ही आपको नॉलेज मिलेगी। तो ये दोनों के बीच कंपैरिजन है, ये एक बार रीड कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखो, सेंस रैशनलाइजेशन थ्योरी, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत, संवेग विवेकपूर्ण सिद्धांत, ये क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड थ्योरी है इसका मिक्सचर है ये एक तरीके से। देखो सेंस वर्ड भी लिखा है और रैशनलाइजेशन भी लिखा है, दोनों वर्ड लिखे हैं ना इसमें, तो ये दोनों थ्योरी का मिक्सचर है एक तरीके से। सोक्रेट्स ने दिया था ये वाला सिद्धांत, ठीक है, सुकरात ने दिया था ये सिद्धांत। फिर है इसमें कि दोनों के साथ, दोनों के मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ ना सेंस के थ्रू मिलती है और ना सिर्फ बुद्धि के थ्रू मिलती है, तो ये दोनों का मिक्सचर है इसके अंदर, कि इंटेलेक्ट और सेंसेस दोनों के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है, ना सिर्फ एक्सपीरियंस से और ना सिर्फ सेंसेस से। नेक्स्ट है देखो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, प्रायोगिक सिद्धांत, प्रायोगिक सिद्धांत, प्रायोगिक में क्या होगा, नाम क्या है एक्सपेरिमेंटल, तो नॉलेज कहां से मिल रही होगी, एक्सपेरिमेंट करके जो हमें नॉलेज मिलती है, प्रयोग करके, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रयोग करेंगे उसके थ्रू जो हमें नॉलेज मिलेगी। अटेंडेंस लगानी है। नेक्स्ट है यौगिक थ्योरी, तो यौगिक योगा थ्योरी के जो प्रोपाउंडर हैं वो है पतंजलि, ठीक है, महर्षि पतंजलि उनके प्रोपाउंडर। तो उनका क्या कहना था, जो नॉलेज मिलती है, अब योगा मेडिटेशन से रिलेट करता है, ठीक है, तो उनके थ्रू उनका ये कहना था कि जो भी नॉलेज मिलती है वो हमें मेडिटेशन से और कंसंट्रेशन से मिलती है। और लास्ट है आपकी क्रिटिसिज्म थ्योरी, क्रिटिसिज्म थ्योरी है समीक्षावाद। क्रिटिसाइज करने का क्या मतलब होता है, किसी को जज करना एक तरीके से, मतलब एनालाइज करना उस चीज को कि आखिर उसमें है क्या, तभी तो हम, जैसे बॉलीवुड में नाम सुना होगा आपने क्रिटिक्स, क्रिटिक्स अपने रिव्यू देते हैं मूवी को लेके, कोई भी मूवी आती है या कोई भी चीज आती है न्यू, तो क्रिटिक्स अपने रिव्यू देते हैं। तो रिव्यू कब देंगे, जब वो मूवी देख लेंगे, वो पूरी एनालाइज कर लेंगे उसे ठीक से, तब वो रिव्यू देते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्रिटिसिज्म थ्योरी। इसमें क्रिटिसाइज कौन सी दो थ्योरी को किया गया, इन दोनों थ्योरी को, फर्स्ट और सेकंड थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। तो ये बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले मार्क करो, जो इसका फर्स्ट स्टैंजा गिवन है ना क्रिटिसिज्म थ्योरी का, फर्स्ट स्टैंजा की नीचे से फोर्थ लाइन, फर्स्ट स्टैंजा की नीचे से फोर्थ लाइन, he believes that in acquiring knowledge both reason and experience have a role to play, मिल गया। फर्स्ट क्रिटिसिज्म थ्योरी के फर्स्ट स्टैंजा की नीचे से फोर्थ या फिफ्थ लाइन है, और उसके आगे ही है, he says that while experience supplies raw material, एक्सपीरियंस उस चीज के लिए हमें रॉ मटेरियल देता है,
और उसके आगे देखो रीजन गिव्स इट्स फॉर्म, एक्सपीरियंस से हमें सामग्री मिल गई और हमने अपना लॉजिक लगा के, इंटेलेक्ट लगा के उस चीज को क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया पूरा। ठीक है, तो ये है। और एक लाइन और है, एम्यूल कैंट कहते हैं, इसी के फर्स्ट लाइन है देखो, परसेप्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड, सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन, परसेप्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड एंड कॉन्सेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स आर एम्प्टी। ठीक है, हमारा परसेप्शन हमारे कॉन्सेप्ट के बिना क्या है, ब्लाइंड है, और हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट है परसेप्ट के बिना अधूरा है, एम्प्टी है। यही वाली लाइन इंग्लिश में भी लिखी है, हिंदी में भी लिखी है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी मार्क कर लो, जो लास्ट स्टैंजा है पेज 307 पे, लास्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन ही है ये। कांट ने यह भी कहा है कि बिना प्रत्ययों के संवेदन अंधे होते हैं और बिना संवेदनों के प्रत्यय खाली या शून्य होते हैं। तो ये 6 थ्योरीज हैं। ठीक है, आपकी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक, आज इस यूनिट को फटाफट फिनिश करेंगे। टैबुला रासा होता है, जॉन लॉक हैं आपके, ठीक है, ब्रिटिश फिलोसफर। टैबुला रासा इन्होंने एक वर्ड दिया था, इसका मीनिंग होता है कि जो बच्चों का दिमाग होता है वो कोरी स्लेट होता है। स्लेट समझते हो, जिसपे हम कुछ भी लिख सकते हैं। कि इनका ये कहना था कि बच्चों को मिट्टी की तरह होते हैं, गीली मिट्टी, जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएंगे। ठीक है, टैबुला रासा यानी कि कोरी स्लेट, इस पे हम अपने तरीके से लिख सकते हैं चीजें। लेकिन बाद में ये चीज ना, कई सारे जो फिलोसफर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने ये गलत मानी थी कि कोरी स्लेट नहीं होता, बच्चों के अंदर इनेट भी होती हैं चीजें, अंदर से या जीन्स के थ्रू भी उन्हें मिली होती हैं चीजें। आप अपने हिसाब से चीजों को नहीं ढाल सकते सिर्फ, तो ये रॉन्ग प्रूफ भी हो गया था ये वाला। 4.3 वाला टॉपिक देखो, बिलीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। कुछ नहीं है इसमें। बिलीफ क्या होता है, विश्वास, वही बताया गया पेज 311 पे हिंदी में। बिलीव का मतलब विश्वास, किसी चीज में विश्वास होना और फिर वो ज्ञान के रूप में चेंज हो जाना। ठीक है, नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ज्ञान सूचना के रूप में इंफॉर्मेशन मिलती है ना हमें अलग अलग चीजों से, जैसे न्यूज के थ्रू हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई हमें कोई चीज बता रहा है उसके थ्रू हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, लोगों के बारे में, सामान के बारे में, जगह के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो भी एक तरीके की क्या है, नॉलेज ही है हमें। गेट क्लोज कर दो, गेट क्लोज कर दो। थर्ड है नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ नोइंग। नोइंग मतलब जानने के रूप में, हम कुछ जानने लगते हैं जब, तो हमें ज्ञान होने लगता है। और लास्ट है नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब हम समझने लगते हैं तो वो भी हमें नॉलेज का एक रूप है। तो इसमें कुछ है नहीं, ये चारों बस छोटी सी ये चीज थी इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बॉडीज ऑफ नॉलेज जो है कॉन्सेप्ट, ये इंग्लिश में तो कंबाइंड ही है शायद आपका। डेफिनेशन ऑफ नॉलेज गिवन है पेज 294 पे, देखो दोबारा से इनमें से 2 या 3 डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। मीनिंग ऑफ नॉलेज पहले ही समझा दिया आपको, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज है, यहां से स्टार्ट करेंगे। इसको छोड़ दो अभी, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, यहां पे आ जाओ 4.4 वाले टॉपिक पे, हिंदी में भी वही है 4.4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसको बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। टाइप्स ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज ब्रॉड वे में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो अपनी अपनी बुक्स में देखो, पहला है टाइप आपका, टाइप ऑफ, इंग्लिश में जनरल नॉलेज एंड स्पेसिफिक। हाँ, ब्रॉड वे में 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, जनरल एंड स्पेसिफिक। हिंदी में भी पेज नंबर 313 पे गिवन है, जनरल नॉलेज एंड स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है, ऐसे करके अगर नोट्स बना रहे हो तो ऐसे लिख लो, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। फिर अब जनरल नॉलेज से स्टार्ट करेंगे। जनरल नॉलेज के अंदर 5 पॉइंट्स हैं, जनरल नॉलेज के अंदर 5 टाइप्स हैं। ठीक है, इसके नीचे 5 टाइप्स लिख लो। 5 में पहला है आपका प्रायरी नॉलेज, प्रागुण भाविक ज्ञान। प्रायरी नॉलेज पहला है। प्रायरी नॉलेज वो होती है जिसे हम बिना अनुभव के भी हम जान सकते हैं, ये ध्यान रखना इसमें। प्रायरी में जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हो, जैसे प्रूफ करने वाली चीजें होती हैं, आपकी दोनों बुक्स में यही एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर ए बड़ा है बी से,
बी बड़ा है सी से, ठीक है, तो ऑब्वियसली ए बड़ा है सी से। इसमें किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, फैक्ट है ये, ठीक है। तो इसी को बोला जाएगा प्रायरी नॉलेज। इसी को क्या कहा जाएगा? प्रायरी नॉलेज कहा जाएगा। कि जैसे प्लस माइनस सिखाते हैं बच्चे को कि ये इतना, इतने में इतना प्लस करेंगे तो इतना होगा। गेट क्लोज कर दो। बच्चों को प्लस माइनस सिखाते हैं, कोई फैक्ट सिखाते हैं, कोई थ्योरी सिखाते हैं मैथ्स में, तो जो प्रूफ करने वाली चीज होती है उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। तो इसी को बोला जाता है प्रायरी नॉलेज। फर्स्ट हो गया प्रागुण भाविक ज्ञान। नेक्स्ट है एम्पेरिकल नॉलेज। एम्पेरिकल ई से अभी समझाया था इससे पहले मैंने। एम्पेरिसिज्म किससे रिलेट कर रहा था? ई, एक्सपीरियंस। तो ये भी उसी से रिलेट करेगा, एम्पेरिकल वाला। हाँ जी, क्या चीज? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मतलब हाँ बोला ऐसा, वो टाइप होता है। एक्सपीरियंस मतलब कि किसी भी चीज का आप अनुभव कर रहे हो, कोई नई चीज सीख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, सालों से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो हमारी नॉलेज में वृद्धि ही तो हो रही है उससे। एक तरीके से किसी ना किसी चीज का आपको अनुभव हो रहा है। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस कर रहे हो कोई चीज कि ऐसे ऐसे होती है ये चीज, तो वो नॉलेज में ही तो आपकी वृद्धि हो रही है। तो वो है एम्पेरिकिज्म। नेक्स्ट देखो, एम्पेरिकल में यही है प्रौद्योग, ये वाला एम्पेरिकल, पेज नंबर 314 पे हिंदी में। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ लर्निंग। एक्सपीरियंस हमें सेंसेस के थ्रू ही होता है ना। अब जैसे जब छोटे होते हैं, जो आपने पूछा अभी, जब हम छोटे होते हैं तो हमें टेस्ट नहीं पता होता किस चीज का कैसा है। धीरे धीरे हम टेस्ट लेते हैं अपनी टंग पे, तब हमें फील होता है ना, सेंसेस, अपने सेंसेस यूज कर रहे हैं वहां पे, टंग वाला सेंस यूज किया तो हमें एक्सपीरियंस हुआ कि ये चीज खट्टी है या ये चीज मीठी है, तो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है ना। दैट इज द थिंग, ठीक है। एम्पेरिकल हो गया। नेक्स्ट है आपका, एम्पेरिकल में ही है शायद ये, एम्पेरिकल के बाद दो तो इसके ये पार्ट्स हो गए, उसके अलावा 5 पार्ट्स इसके और है जनरल नॉलेज के। 2 ये हैं और 5 और हैं अलग से। 5 हैं आपके मतलब उपनिषद और उन सब चीजों से लिए गए हैं। तो पहला है देखो, उपनिषद एंड टाइप ऑफ नॉलेज। उपनिषद एंड टाइप ऑफ नॉलेज, तो इसमें कुछ करेक्शन करनी है आपको दोनों बुक्स में। आपकी दोनों बुक्स में कुछ कुछ चीजें गलत दी गई हैं, पराविद्या और अपराविद्या में। इसके 5 टाइप्स और है जनरल वाले के। पहला है उपनिषद से रिलेटेड, ठीक है। इसके अंदर है पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या देखो, अब पहले हिंदी मीडियम वाले ठीक करो अपनी बुक में। आपकी बुक में गिवन है देखो, इस प्रकार का ज्ञान भौतिक संसार व बाहरी प्रकृति से संबंधित होता है। ये रॉन्ग है, गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है एक तरीके से आपकी बुक में, दोनों बुक्स में। पराविद्या को इन्होंने क्या बताया? मटीरियलिस्टिक बताया है पराविद्या को, लेकिन जबकि पराविद्या क्या होती है? स्पिरिचुअल नॉलेज होती है। इसको ठीक कर लो, पराविद्या स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, जो हमें मुक्ति की ओर लेके जाने के लिए हमें ज्ञान की जो प्राप्ति करते हैं ना, जो बहुत वो योगी होते हैं और वैसे लोग होते हैं कि बहुत स्पिरिचुअलिज्म फॉलो करते हैं। किस लिए वो इतने स्पिरिचुअलिज्म होते हैं? सेल्वेशन, ताकि उन्हें सेल्वेशन की प्राप्ति हो सके। एक तरीके से सेल्वेशन क्या होता है? मुक्ति की ओर जब जाएं, शरीर की और आत्मा की मुक्ति के लिए, तो वो होती है पराविद्या। और दूसरी अपराविद्या। अपराविद्या में आपका लिखा हुआ है अपराविद्या का संबंध दूसरे लोक के साथ है, दूसरे लोक के साथ है, जबकि वो गलत है। अपराविद्या मटेरियलिस्टिक है, मतलब आपके भौतिक संसार का ज्ञान जब आपको होता है, भौतिक संसार से रिलेटेड है ये। इंग्लिश वाले बच्चे भी ठीक कर लो। पराविद्या हो गई स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड और अपराविद्या हो गई मटेरियलिस्टिक से रिलेटेड। जो पराविद्या होती है ये सुपीरियर होती है अपराविद्या से। ऑब्वियसली ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का ज्ञान है और ये हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ज्ञान है, तो ये इससे सुपीरियर होती है। अपराविद्या सुपीरियर है, मतलब पराविद्या सुपीरियर है अपराविद्या से।
फर्स्ट ये हो गया उपनिषद के द्वारा जो हमें मिला है। दूसरा है देखो श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा जो मिली गई हैं चीजें, उसमें भी यही है, अपराविद्या और पराविद्या सेम है कॉन्सेप्ट, अपराविद्या और पराविद्या का। उसके अलावा और है सात्विक, राजसी और तामसिक ज्ञान। कई बार सुना होगा कि कई लोग सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक यानी कि बिल्कुल सादा खाना जो होता है, तेल मसाले से हटकर नॉर्मल वेज, ठीक है, वो हो गया। राजसी यानी कि जो राजा लोग, ठाट वाली चीजें, और तामसी यानी कि जो खराब चीजें होती हैं, जो टॉक्सिक होती है एक तरीके से, तो वो ज्ञान हो गया। सेकंड में ये हो गया। थर्ड में मार्क करो, ये ए पार्ट था आपका। जो नेक्स्ट किया हमने गीता, भगवत गीता में से, वो दूसरा था। थर्ड है इसका जैन फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो जैन फिलॉसफी में 4 टाइप्स गिवन है आपके, जैन फिलॉसफी के अंदर खुद 4 टाइप्स गिवन है। पहला है मति नॉलेज, पहला देखो मति नॉलेज, मति ज्ञान। मति ज्ञान जो है हमें इंद्रियों से मिलता है, सेंसेस से मिलता है, मति ज्ञान जो हमें सेंसेस से मिलता है। 5 है देखो जैन फिलॉसफी में। जो केवल्य नॉलेज इंग्लिश में लिखा है ना, उसके आगे 5th लगा लो, 5th पॉइंट है वो केवल्य नॉलेज जो लिखा है ना जैन फिलॉसफी में इंग्लिश में, टेलीपैथिक के नीचे केवल्य नॉलेज, वो 5th पॉइंट है इसका। जैन फिलॉसफी में 5 है। पहला हो गया मति नॉलेज। दूसरा है इसमें श्रुति नॉलेज, जो सुन के ज्ञान की प्राप्ति होती है, चीजों को सुन के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो 2 ज्ञान है, ये नॉर्मल पीपल एक्वायर कर सकते हैं, मतलब आप जैसे, हम जैसे लोग एक्वायर कर सकते हैं ये 2 तरीके के ज्ञान। जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, जैन लोगों के अकॉर्डिंग, जो उनके ग्रंथ थे उनके अकॉर्डिंग, ये दोनों ज्ञान नॉर्मल लोग हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो तीनों गिवन है ना, देखो तीनों, तीसरा कौन सा है, अवधि नॉलेज, फिर है टेलीपैथी, और 5th है केवल्य। ये इजीली हासिल नहीं होती, इजीली हासिल नहीं होती, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। देखो अवधि में क्या है, अवधि में जब आम व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती, एकदम क्लियरली लिखा है 2nd लाइन में हिंदी में, देखो यह आम व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकती, ये व्यक्ति को तब प्राप्त होगी जब वो अपने कर्म से और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होके स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ेगा, तब हो सकता है उसको इस ज्ञान की प्राप्ति होने लगे, तब हो सकता है उसे इस ज्ञान की प्राप्ति होने लगे, वो है अवधि ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है 4th टेलीपैथी। टेलीपैथी वर्ड यूज किया है आपने कभी? टेलीपैथी का मतलब बताओ, पता है अगर किसी को तो? वेरी नाइस, किसी और के थॉट्स को पढ़ने लगना, ये उससे भी सुपीरियर है, मतलब जो 3rd हमने किया अवधि से भी सुपीरियर है कौन सा, टेलीपैथी। ये ज्ञान तब प्राप्त होता है बहुत ज्यादा जब इंसान कंसंट्रेशन और ये सब करने लगता है, तब इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो टेलीपैथी वाला है, मने प्रज्ञा विज्ञान। इसमें क्या होता है, हम दूसरे के थॉट्स को भी रीड करने लगते हैं, दूसरे के थॉट्स को भी रीड करने लगते हैं कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, टेलीपैथी वर्ड नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं ना, जैसे हम किसी फ्रेंड को फोन किया, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं, उसने कोई सेम बात बोली, हम भी तुरंत सेम बात बोल देते हैं, तो फिर वो बोलते हैं टेलीपैथी, यानी कि तुम्हें कैसे पता लगा, मैं भी यही सोच रहा था, मतलब किसी के मन की बात पढ़ लेना, ये होता है टेलीपैथी। और लास्ट है इसमें केवल्य नॉलेज। केवल्य है अल्टीमेट नॉलेज, बिल्कुल, ये बहुत ही कम गिने चुने लोग होते हैं जिन्हें इसकी प्राप्ति होती है, बहुत ही कम गिने चुने, हायर है, बिल्कुल हायर लेवल ऑफ नॉलेज है ये। इससे किसकी तरफ बढ़ते हैं, सैल्वेशन की तरफ, जो 5th है इसमें टेलीपैथी के बाद, केवल्य नॉलेज। इसके थ्रू किसकी प्राप्ति होती है, मुक्ति, मुक्ति की तरफ लेके जाता है ये ज्ञान, मुक्ति की तरफ लेके जाता है ये ज्ञान। तो ये हो गई आपका सी पार्ट। डी पार्ट है, देखो डी पार्ट है इसमें जस्टिस फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, जस्टिस फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, देखो ये इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी सारी डिटेलिंग है, इसलिए क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो जस्टिस फिलॉसफी, न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार, तो इसमें 4 तरीके की नॉलेज है, इजी है ये वाली। पहला है डायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट यानी कि हमें सेंसेस के थ्रू मिल रही है अपनी,
हमें डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू मिल रही है या हमें इंट्यूशन हो रही है खुद से। इंट्यूशन का मीनिंग समझाया था मैंने लास्ट क्लास में, बताना जरा इंट्यूशन क्या होता है, आई थी ना लास्ट क्लास में? हाँ वेरी नाइस। इंट्यूशन होता है, लिख लो वहां पे, अगर नहीं याद रहता तो उस वर्ड को ऐसे अंडरलाइन करके लिख लिया करो। इंट्यूशन का मीनिंग होता है जो हमें पहले से ही आभास हो जाता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो डायरेक्ट नॉलेज वो हो गई जो बिना किसी के हेल्प से मिल रही है, डायरेक्टली हमें मिल रही है, हमारे खुद के सेंसेस से या हमारी खुद की इंट्यूशन से, तो वो हो गई डायरेक्ट नॉलेज। सेकंड है देखो इसमें अज्यूम्ड नॉलेज, अनुमेय ज्ञान। अज्यूम करने का क्या मतलब होता है? हाँ, अज्यूम कर लेना कि यार इसने ऐसा, ये ऐसा कर रहा है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो इसके साथ, ये यहाँ पे जा रहा है, मान लो कोई रास्ते में हमें किसी तरफ एयरपोर्ट जाते हुए दिखा तो हमें क्या लगेगा कि ये इसकी फ्लाइट होगी, अज्यूम कर लिया ना, हमें खुद से चीजों को अज्यूम कर लेना, तो उसको बोलते हैं अज्यूम नॉलेज, अनुमेय ज्ञान। प्रीवियस नॉलेज पे आधारित होता है, ये पूर्व ज्ञान पे आधारित होता है, पूर्व ज्ञान पे आधारित होता है। फिर है सिमिलैरिटी नॉलेज। सिमिलैरिटी नॉलेज जैसे इसी में आपके में एग्जांपल है कि पहले टाइपराइटर यूज होता था, है ना, टाइपराइटर, कंप्यूटर्स और लैपटॉप से पहले टाइपराइटर्स थे, उसी की सिमिलर जो कॉपी है वो लैपटॉप का कीबोर्ड हो गया या कंप्यूटर का कीबोर्ड, सेम है ना। तो वो जो नॉलेज उस टाइम प्राप्त थी उन लोगों को कैसे टाइपराइटर यूज करना है, कौन सा लेटर कहाँ पे होता है, वो नॉलेज कहाँ पे काम आई, कंप्यूटर यूज करते वक्त उन्हें काम आई, तो वो है सिमिलैरिटी नॉलेज। वो क्या हो गई? सिमिलैरिटी नॉलेज, उपमेय ज्ञान, कि कहीं पे सीखी हुई चीज कहीं और पे यूज आ जाना। कहते हैं ना साइकिल जिसको चलानी आती है वो स्कूटी या बाइक ढंग से चला पाता है, इजीली सीख जाता है, तो सिमिलर नॉलेज कहीं पे कहीं की यूज करना। फिर है शब्द ज्ञान, वर्ड नॉलेज। वर्ड नॉलेज यानी कि जैसे आप बुक में से रीड कर रहे हो, मैं कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ वो सुन रहे हो, तो वो होती है वर्ड नॉलेज, शब्दों का ज्ञान, शब्दों के थ्रू ज्ञान की प्राप्ति। और लास्ट है आपका जस्टिस फिलॉसफी तक ही था, एक और है सांख्या वाली, ई वाली, सांख्या दर्शन। सांख्या दर्शन, सांख्या दर्शन जैन फिलॉसफी है, जितनी भी हम फिलॉसफी कर रहे हैं ना, ये खुद में बहुत वास्ट होती है, ये फिलॉसफी एक एक बुक होती है इनके ऊपर, लेकिन आपके में शॉर्ट ही दिया हुआ है, वैसे ही करना है आपको। सांख्या दर्शन और जो ये वाला भी किया जस्टिस फिलॉसफी जो की ऑलमोस्ट सिमिलर है एक दूसरे से। देखो पहला वाला है ना डायरेक्ट नॉलेज, कि डायरेक्ट खुद के इंट्यूशन से या खुद के सेंसेस से जो मिल रही है हमें। दूसरा देखो अज्यूम्ड, वही सेम है इसमें भी, अज्यूम्ड। तीसरा है वोकैबुलरी, उसमें क्या था? वर्ड नॉलेज, शब्दों वाला, और इसमें वर्ड नॉलेज की जगह क्या वर्ड यूज कर लिया? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी कि शाब्दिक ज्ञान। शाब्दिक में दो तरीके से है, लोकल वोकैबुलरी और वैदिक वोकैबुलरी। लोकल वोकैबुलरी जो अभी हम यूज कर रहे हैं लोकली नॉर्मल, और वैदिक वोकैबुलरी वो जो उपनिषद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इन सब में जो आपका वर्ड्स रहते हैं उनका ज्ञान। तो ये आपकी अब जनरल नॉलेज वाला फिनिश हुआ है। देखो एक पार्ट अब आपका फिनिश हुआ है इस वाले में से, टाइप्स ऑफ नॉलेज में से। दोबारा देखो कंफ्यूजन हो जाएगी, वरना एक बार दोबारा पेज टर्न करो प्रीवियस। जनरल नॉलेज में पहले दो तरीके के किए हमने, 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है एक तरीके से, 2 अलग और 5 अलग। 2 में क्या था आपका? 2 में था प्रायरी नॉलेज, जिसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, ये वाला इस एग्जांपल के थ्रू याद रखना है प्रायरी नॉलेज को, जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस के थ्रू हो। नेक्स्ट था इसी में एम्पेरिकल, एम्पेरिकल ई फॉर एम्पेरिकल एंड ई फॉर एक्सपीरियंस, उससे याद रखना है। इसी के 5 पॉइंट्स और थे। 5 में हमने क्या क्या किया इसमें? सबसे पहला क्या था? उपनिषद। उपनिषद में 2 थे, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या कौन सी है? स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड। अपराविद्या मटीरियलिस्टिक। कीवर्ड याद रखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा। पराविद्या स्पिरिचुअलिज्म से और अपराविद्या मटीरियलिस्टिक से। नेक्स्ट किया भगवत गीता। भगवत गीता में भी सेम, पराविद्या और अपराविद्या। उसके अलावा 3 और हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। ये हो गया। थर्ड हमने किया आपका जैन फिलॉसफी। जैन फिलॉसफी में 5 तरीके के, 5 में से 2 नॉर्मल लोगों को हासिल हो सकते हैं और बाकी 3 के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहला 2 हो गया मति और श्रुति, एक जैसा है, मति और श्रुति। और तीसरा है अवधि, टेलीपैथिक और केवल्य। अवधि के लिए इंसान को अपने कर्मों से मुक्त हो जाना होता है, उसके बाद ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। टेलीपैथी यानी कि किसी के अंदर के मन की बात जान लेना, और केवल्य तो बहुत एंड लेवल है, बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट किया जस्टिस फिलॉसफी,
जस्टिस और लास्ट वाली संख्या ऑलमोस्ट सिमिलर है तो इजी रहेगा। डायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट मीन्स किसी की बिना हेल्प लिए जब हम कोई नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं अपने खुद के सेंसेस और खुद के इंट्यूशन से। अज्यूम्ड, हमने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे कोई चीज अज्यूम कर ली। फिर है सिमिलैरिटी, किसी चीज का ज्ञान कहीं और पे सिमिलर देखना। और वर्ड नॉलेज सेम है संख्या जो अभी किया। अब आ जाओ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज, पेज 299 इन इंग्लिश एंड पेज है 316 इन हिंदी। इसमें भी 6 टाइप्स हैं, इसमें भी 6 टाइप्स है देखो, लेकिन इन 6 को हम पहले भी कर चुके हैं इनमें से कोई कोई। देखो पहला है टेस्टिमोनी या अथॉरिटेटिव। लास्ट क्लास में भी टेस्टिमोनी और अथॉरिटेटिव बताया था ना, अथॉरिटी के थ्रू ज्ञान मिलना क्या था याद करो। बड़े के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, फिलोसफर्स के थ्रू, मतलब जिन्हें उस टॉपिक की पूरी नॉलेज है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि कोई लिविंग चीज ही होगी या लिविंग पर्सन ही होगा, नॉन लिविंग बुक्स के थ्रू भी ये ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है अथॉरिटी में, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल 3-4 बार अभी तक कर चुके हैं। एम्पेरिकल सिमिलर, मतलब एम्पेरिकल का मतलब हो गया एक्सपीरियंस के थ्रू हमें नॉलेज मिलना, सेंसेस के थ्रू मिलना। फिर है रीजनड, रीजनड वाला भी लास्ट क्लास में कराया था। इंडक्टिव और डिडक्टिव याद है, लास्ट टू लास्ट में कराया था शायद, लास्ट टू लास्ट क्लास में। आगमन विधि और निगमन विधि, हाँ, रूल एग और एग रूल। तो देखो रीजन में अगर किसी को नहीं याद तो दोबारा से देखो, पेज नंबर है 317 हिंदी में एंड 300 इन इंग्लिश। रीजन नॉलेज यानी कि तर्क ज्ञान, एक तरीके से तार्किक ज्ञान हो गया। इंडक्टिव मेथड होता है आगमन विधि। इसको बहुत सारे एग्जांपल्स देके भी मैंने आपको समझाया था। ये हो गया आगमन विधि। क्या बोलते हैं इसे, एग रूल या रूल एग? पक्का? इसको बोलते हैं एग रूल, ठीक है। एग रूल शॉर्ट फॉर्म है किसकी, जब हम कोई चीज सिखाने से पहले बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं और फिर उन्हें रूल की तरफ लेके जाते हैं। ये हो गया आपका एग रूल। और दूसरा है निगमन विधि जो है आपकी, ये हो गई आगमन विधि, और दूसरा है निगमन विधि, ये हो गई रूल एग, इसका उल्टा। जब हम पहले रूल बताते हैं और फिर एग्जाम्पल की तरफ लेके जाते हैं। कई सारी चीज हो गई। अब अच्छा खुद से एग्जाम्पल बताओ कि कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते समय पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर रूल, मतलब सब्जेक्ट नहीं, कौन सा टॉपिक पढ़ाते वक्त हम ये काम कर सकते हैं, बताओ एग्जाम्पल्स कुछ। कैसे, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो वो कौन सा हो गया, डिडक्टिव। चलो इंडक्टिव का बताओ कोई एग्जांपल। कैसे? कुछ हिंदी के टॉपिक बताओ, कौन सा टॉपिक पढ़ा सकते हैं इन दोनों में से, सोचो। ये तो मतलब समझ आ गया ना कि पहले एग्जांपल दे रहे हैं फिर रूल बता रहे हैं। इसमें पहले रूल बता रहे हैं फिर एग्जांपल देंगे बच्चों को। टॉपिक सोचो ना क्या क्या पढ़ा सकते हो इसमें। ऑनलाइन जो बच्चे वो भी बताओ, अंजलि, इशिका, ज्योति, मोनी, सिमरन, योगिता। उसको इंडक्टिव से नहीं पढ़ा सकते मतलब बिल्कुल? पढ़ा सकते हैं। कैसे? पहले हमने प्लेसेस वगैरह का बता दिया कि जैसे प्लेस वगैरह है तो ये नाउन होंगी, ठीक है, तो पहले एग्जांपल भी दे सकते हैं और पहले भी बता सकते हैं। अच्छा, और बताओ साइंस का तो बता दिया। मैथ्स में बताओ किस तरीके से यूज कर सकते हैं इन दोनों मेथड्स को। ठीक है, इसके बहुत एग्जाम्पल होते हैं। सोचना, बैठ के लिखना कि कैसे कैसे क्या आगे चल के काम आएगा ये मेथड। दोनों लिखना होता है बुक में, उसमें जो टीचर्स डायरी वगैरह होती है कि आपने कौन सा मेथड यूज किया दोनों में से, डिडक्टिव या इंडक्टिव। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है इसमें डी पार्ट, साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक यानी कि जब लैब में टेस्ट कर ली कोई चीज, एक्सपेरिमेंट कर लिया और फिर हमें कोई ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो है साइंटिफिक नॉलेज। और लास्ट है प्रैग्मेटिक नॉलेज। लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है क्रियात्मक ज्ञान। जॉन डीवी का द्वारा दिया हुआ है प्रैग्मेटिज्म।
जॉन डीवी थे, उनके द्वारा प्रैग्मेटिज्म पे बहुत वर्क हुआ था। प्रयोजनवाद बोलते हैं इसे, यानी कि बच्चे कर करके जब कोई चीज सीख रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रियावाद या प्रयोजनवाद या क्रियात्मक या प्रैग्मेटिक। और लास्ट है इसमें इंट्यूटिव नॉलेज, इंट्यूशन, वही कि हमें खुद से आभास हो रहा है किसी चीज का, तो वो हो गई इंट्यूटिव नॉलेज। तो जनरल और स्पेसिफिक इसको ढंग से टेबल फॉर्म में या फ्लो चार्ट के रूप में बना लेना तो याद रह जाएगा, और उसके बाद एक एक आगे कीवर्ड लिख लेना उसका। नेक्स्ट आ जाओ 4.5 वाला टॉपिक। इंग्लिश में एक टॉपिक और था ना अभी बीच में एक्स्ट्रा दिया हुआ था, जो यही सेम ही है, देखो पेज नंबर 295 पे वही टॉपिक पहले अलग से भी एक्सप्लेन किया हुआ है इंग्लिश में, 295 पे, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में देखो वेदांता फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, वेदांता फिलॉसफी क्या कहती है कि मंत्र होते हैं और उच्चारण करते हैं उनका, ब्रह्मास होता है, ऋग्वेद या जुर्वेद, ये इन सब के बारे में पढ़ाया गया है। और इसी में देखो पराविद्या अपराविद्या को एक्सप्लेन किया गया है। पराविद्या क्या, पराविद्या स्पिरिचुअलिज्म, अपराविद्या भौतिक ज्ञान। नेक्स्ट है देखो कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, ये अभी हमने कर लिया कि भगवत गीता में क्या क्या चीजें, भगवत गीता में भी वही है, पराविद्या और अपराविद्या। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड मीमांसा फिलॉसफी। तो मीमांसा फिलॉसफी में देखो पहला है मटीरियल नॉलेज, मटीरियल नॉलेज यानी कि जो हमारे ये पूरा संसार है उसके बारे में हमें नॉलेज होना। और फिर है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज हमें किससे कनेक्ट करती है, ब्रह्मा से, जो सोल है, ब्रह्मा है, जिसमें जाके सारी आत्मा विलीन हो जाती है, लीन हो जाती है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, ब्रह्म की नॉलेज। फिर है कंसेप्ट ऑफ वैल्यू, यही सेम है जो अभी करा हमने। और लास्ट है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म वाला दे रखा है कि बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग, जैन फिलॉसफी उसमें था और बुद्धिज्म यहाँ पे दे रखा है आपको कि उनके अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। उनके अकॉर्डिंग जो सेल्वेशन वर्ड होता है ना, मुक्ति वाला, निर्वाण वर्ड बोलते हैं उनके में, निर्वाण। बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ होता है, बहुत लंबी चौड़ी फिलॉसफी है बुद्धिज्म की भी। 8 फोल्ड पाथ होता है, अष्टांग मार्ग होते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या आपको फॉलो करना है, क्या क्या चीजें करनी होती है, तब जाके आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ पहुंचोगे। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 4.5 करिकुलम। इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है आपका 3 नंबर में या 2 नंबर में, या तो कंसेप्ट ऑफ करिकुलम पूछ लेंगे, पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम पूछ लेंगे साथ में, ठीक है, या तो ये पूछ लेंगे, नहीं तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, करिकुलम कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स। देखो पेज 308 पे है इंग्लिश में, 308 पे गिवन है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड। करिकुलम बताओ अच्छा क्या होता है, चलो करिकुलम स्टार्ट करते हैं। करिकुलम क्या होता है, व्हाट इज करिकुलम? पाठ्यक्रम। क्या क्या पता है आपको पाठ्यक्रम के बारे में? बिना बुक में देखे बताओ, ऐसे जनरली। सिर्फ सब्जेक्ट, वो तो सिलेबस हो गया ना। करिकुलम क्या होता है? क्या सेम है दोनों, करिकुलम और सिलेबस? दोनों वर्ड हम एक जगह यूज कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह। क्या होता है फिर करिकुलम? सब कुछ इंक्लूड होता है जिसमें। 304 पे है अंजलि इंग्लिश में एंड 322 पे है हिंदी में करिकुलम। करिकुलम या पाठ्यक्रम। सिलेबस से नहीं होगा, सिलेबस में भी तो सारी चीजें होती हैं, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर अच्छा ठीक है, चलो देखो पहले इसका डेरिवेशन देखो, लैटिन वर्ड से लिया गया है करिकुलम, जो वर्ड है लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है एक तरीके से एक रास्ता या पाथ जिसपे रन करते हैं, ठीक है, एक पाथ या रास्ता जिसपे रन करते हैं, ठीक है योगिता, एक पाथ या रास्ता जिसपे रन किया जाता है। जो सिलेबस वर्ड में आपसे बार बार पूछ रही थी ना कि ये सिलेबस नहीं होता, करिकुलम का पार्ट ही होता है सिलेबस,
मतलब करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है, सिलेबस एक शॉर्ट टर्म है, इसमें सब कुछ समाहित है। करिकुलर एक्टिविटीज, सब्जेक्ट्स हो गए, जितने भी हम उन्हें नॉलेज दे रहे हैं, जो स्कूल में फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी बच्चों को अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स हो गए, मेथड्स हो गए, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है करिकुलम के अंदर, सब कुछ करिकुलम के अंदर आ जाता है। और ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे बिल्ड होता है करिकुलम। सिर्फ एक टीचर करिकुलम को नहीं बना सकती, सिलेबस तो टीचर डिसाइड कर सकती है अकेले अपनी क्लास का, लेकिन करिकुलम बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। एजुकेशनिस्ट चाहिए, फिलोसफर्स चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए, प्रैक्टिशनर्स चाहिए, टीचर्स खुद चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है और वो सिर्फ एक टीचर बना सकती है, और सिलेबस करिकुलम का ही पार्ट होता है। ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है एक रास्ता जिसपे दौड़ते हैं। तो करिकुलम इस वर्ड से क्यों लिया गया है? करिकुलम भी एक तरीके का रास्ता होता है जिसपे हमारी पूरी एजुकेशन दौड़ती है। एनसीएफ के बारे में सुना है? 2005 एनसीएफ 2005 के बारे में सुना है किसी ने? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आपको याद होगा उस टाइम सभी स्कूल में थे, मैं भी स्कूल में थी। उस टाइम क्या हुआ था, अचानक से ना स्कूल बैग को लेके बहुत ज्यादा बात होने लगी थी कि बहुत सारी बुक्स हैं, बुक्स को कम करना चाहिए, बर्डन कम करना चाहिए। ये सब किसकी देन है? एनसीएफ की देन है। ये सब जो चीजें इवॉल्व हुई थी ना उस टाइम बहुत ज्यादा, कि को करिकुलर एक्टिविटीज आई, ये सारी चीजें आई, एनसीएफ की देन है। 2005 में आया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। पूरे राष्ट्र के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया था कि पूरे इंडिया में किस अकॉर्डिंग पूरी एजुकेशन सिस्टम दौड़ेगी। ये करिकुलम वर्ड इसलिए यहां से लिया गया है, ठीक है। अब इसके डेफिनेशंस गिवन है। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन इसमें है कनिंघम की। देखो कहां पे गिवन है, आपकी बुक में गिवन होगी, दोनों बुक में होगी पक्का। ये कनिंघम की डेफिनेशन है, इंग्लिश में है ये पेज 304 पे सेकंड स्टैंजा के स्टार्टिंग में ही है इंग्लिश में तो, और हिंदी में नहीं है कनिंघम की डेफिनेशन। किस पे? 322 पे। हाँ, हिंदी में सेकंड वाली है। ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, कनिंघम की जो डेफिनेशन दी गई है। तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है किस कॉन्सेप्ट में? ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ओल्ड कॉन्सेप्ट जो पुरानी विचारधारा के हिसाब से ये डेफिनेशन एकदम फिट बैठती थी। ये क्या कहते थे कि जो करिकुलम है जो वो टीचर्स के हाथ में है, ठीक है। टीचर्स उस करिकुलम के अकॉर्डिंग, टीचर्स को आर्टिस्ट बताया गया है इसमें। कनिंघम जो है टीचर्स को आर्टिस्ट बताते हैं कि टीचर्स जो है आर्टिस्ट है, उसके पास जो सामान है, उसके जो बच्चे सीखने आते हैं या सीखते हैं, उनको वो मोल्ड करता है अपने तरीके से, अपने चीजों के अकॉर्डिंग उनको मोल्ड करता है। कहां पे मोल्ड करता है? अपने स्टूडियो में। तो यहाँ पे टीचर को आर्टिस्ट कौन है? टीचर है, जो किसको मोल्ड कर रहा है? बच्चों को अपने जो पढ़ाई के ऑब्जेक्टिव्स है उनके अकॉर्डिंग। कहां पे मोल्ड कर रहा है? स्कूल में। स्टूडियो की जगह क्या आ गया? स्कूल आ गया। तो देखो, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक यंत्र है जिसकी सहायता से वह अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुरूप अपने स्टूडियो में ढालता है। एक डेफिनेशन ये है। इसके अलावा मुंड्रो की डेफिनेशन है, वो आप कर सकते हो। क्रो एंड क्रो की भी डेफिनेशन है, वो भी ठीक है। शिक्षा आयोग ने दी थी, कोठारी कमीशन 1964 to 66, IEC की डेफिनेशन, वो भी सही है। जो आपको ठीक लगे आप इनमें से कर सकते हो। अब देखो, ये देखो पेज 305 पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखो, कुछ 11 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे। देखो करिकुलम को कैसे डिफाइन किया गया है कि विच इज टॉट इन स्कूल, सेट ऑफ सब्जेक्ट होता है, कंटेक्स्ट होते हैं, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज होता है, सेट ऑफ मटेरियल हो गए, सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज हो गया, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हो गए, कोर्स ऑफ स्टडी हो गया, जो भी एक्सपीरियंस बच्चों को मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सब कुछ इसके अंदर समाहित है। हिंदी में देखो करिकुलम और उसके बीच का ये भी गिवन है आपको, डिफरेंस भी गिवन है। इंग्लिश में नहीं है शायद ये डिफरेंस। तो डिफरेंस बस इतना है, डिफरेंस इतना है, ये है वाइडर मीनिंग, ठीक है, ब्रॉडर मीनिंग है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और ये है नैरो कॉन्सेप्ट, ये नैरो कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट्स की बात होती है, इसके अंदर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात होती है। इसके अंदर आपको टीचर बना सकती है, इसके लिए काफी सारे लोग लगते हैं बनाने के लिए, ये इसका ही एक पार्ट है। ये सारे इसके आप अगर आता है, वैसे नहीं आएगा इसका डिफरेंस, खुद से भी आप लिख सकते हो एग्जाम में अगर करिकुलम के बारे में पूछा जाए तो। अब नेक्स्ट आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। बेसिस वाला छोड़ दो, हिंदी वाले बुक में आपको बेसिस दिख रहे होंगे पहले,
बेसिस ऑफ करिकुलम, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में पूछा गया था, बेसिस, डिफरेंट बेसिस ऑफ करिकुलम का क्वेश्चन आया था। इसको अभी रहने दो, पहले इंपॉर्टेंस पे आ जाओ। 328 पे है इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ करिकुलम हिंदी में, एंड इंग्लिश में 306 पे। ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया था, बेसिस ऑफ करिकुलम भी आया था 2020 में, दोनों क्वेश्चन आए थे। पहला देखो, सबसे पहला हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग गिवन है शायद इंपॉर्टेंस। पहले इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखो, पहला है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए जरूरी, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है ना हर स्कूल में, कि कैसे स्कूल में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या जरूरतें हैं, तो उनके लिए जरूरी है करिकुलम सबसे पहले। फिर है इंपॉर्टेंस फॉर टीचर, टीचर्स के लिए तो है ही जरूरी, टीचर्स को पता लगेगा क्या पढ़ाना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या नहीं। बच्चों के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए कैसे जरूरी है कि बच्चों को पता लग जाता है पहले से कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें कराई जाएंगी। पहले से जब सारी चीजें डिसाइडेड रहती हैं तो बच्चे खो नहीं जाते। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है देखो, विदाउट सच नॉलेज स्टूडेंट्स विल बी लॉस्ट इन द मेज ऑफ एकेडमिक कोर्सेज दैट सीमिंगली लीड्स नोवेयर। इंग्लिश में गिवन है थर्ड लाइन में। इसका ये मीनिंग है कि अगर बच्चों को नॉलेज नहीं होगी कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, तो वो एक मिरर होता है ना, मिरर मेज, पता है ना, शीशे लगे होते हैं चारों तरफ, पता नहीं लगता कहां जाना है, किस तरफ से रास्ता निकल रहा है। तो बच्चों के लिए एक मिरर मेज का काम करेगा अगर बच्चों को ये सारी चीजें नहीं पता होंगी। फिर है ओवरऑल सिग्निफिकेंस, कंसिडरेशन फॉर मेकिंग करिकुलम इफेक्टिव। ये है कंसिडरेशंस अलग से दे रखी हैं, कंसिडरेशंस को रहने दो। करेक्टरिस्टिक्स देखो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम वही सेम है जो अभी मैंने बताया, उस पेज पे भी थे, 305 पे थे ना, वही सेट ऑफ सब्जेक्ट और ये सारी चीजें, तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हिंदी मीडियम वाले देखो अब इंपॉर्टेंस, एजुकेशनल प्रोसेस बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड। इंग्लिश वाले लिखना चाहो तो और लिख लो इसकी इंपॉर्टेंस साथ में, कम थे ना आपके में पॉइंट्स, आपके में कंबाइंड करके दे रखे थे, तो और लिख लो इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है तो। एजुकेशनल प्रोसेस बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड, सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाती हैं करिकुलम की हेल्प से। अगर सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं। शिक्षण सामग्री का निर्धारण पहले से कर सकते हैं, जब हमें पता रहेगा हमें क्या पढ़ाना है स्कूल में बच्चों को, तो हम पहले से अपने मटेरियल्स क्या कर सकते हैं, प्री डिसाइड कर सकते हैं, प्री डिसाइड कर सकते हैं मटेरियल्स को। स्टडी मटेरियल को करिकुलम की हेल्प से एक क्या होता है, समान स्तर हो जाता है पूरे, जैसे इंडिया में एनसीएफ की हेल्प से क्या होता है, एक समान स्तर लागू हो जाता है हर जगह, यूनिफॉर्म हो जाती है हर जगह, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो जाते हैं। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की फुलफिलमेंट के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए हेल्पफुल होता है। टीचिंग मेथड चुनने में काम आता है कि कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है किस टॉपिक में। जैसे मान लो पहले से करिकुलम में मेंशन है कि आपको बच्चों को फ्लावर्स के बारे में पढ़ाना है, फ्लावर्स के बारे में पढ़ाना है, ये टीचर को पहले से पता है, लेकिन अगर नहीं पता होगा ऑन द स्पॉट, अगर टीचर को पता लग रहा है कि फ्लावर्स के बारे में आज क्लास में पढ़ाना है, वो क्या करेगी, कहां से फ्लावर्स अरेंज करेगी, ऑन द स्पॉट तो बोर्ड पे ही शो करेगी, या उसका ऑडियो विजुअल कुछ वो पिक्चर्स दिखाएगी, अगर स्मार्ट बोर्ड होगा तो ये सब चीजें करेगी। लेकिन अगर पहले से टीचर को पता होगा कि मुझे आज डिफरेंट फ्लावर्स के बारे में पढ़ाना है, पहले से फ्लावर्स ला पाएगी ना ओरिजिनल, तो यही फायदा रहता है करिकुलम का पहले से जानने के लिए। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स अच्छे से हो जाते हैं। फिर है टेक्स्ट बुक अच्छे से चुनी जा सकती है बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग। टाइम और एनर्जी सही जगह लगेगी अगर पहले से चीजों का पता रहेगा तो। टाइम वेस्ट नहीं होगा, यानी कि मटेरियल अरेंज करने में कि यार आज मुझे ये पढ़ाना है, मैं फटाफट ढूंढती हूँ, किसी और टीचर से पूछती हूँ, ये सारी चीजें नहीं रहेंगी, टाइम एंड एनर्जी बचेगी। बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या होती है। मनोविज्ञान बहुत दिन से मैम पढ़ा रही हैं आपको, रचना मैम पढ़ा रही है ना बहुत दिन से, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या होती है? अच्छा, और बच्चों के लिए हम क्यों करते हैं स्टडी?
किस लिए हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं? जो सब किसके बारे में? और बताओ, यही पढ़ा है इतने दिन से? वेरी नाइस। आ रही हैं फिर रचना मैम 5 मिनट में। ठीक है। और किस लिए पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी? क्यों पढ़ाई जाती है प्री सर्विस में? जैसे आप सब प्री सर्विस में है ना अभी, तो क्यों आप सबको पढ़ाई जा रही है चाइल्ड साइकोलॉजी? ठीक है। और काफी सारे पॉइंट्स हैं। मैम ही पढ़ाएंगे आज आपको साइकोलॉजी अच्छे से दोबारा से। चलो नेक्स्ट देखो, इवैल्यूएशन इजी हो जाता है। साइकोलॉजी का ये मीनिंग है जो आप सबने बताया वही ठीक है। ठीक है, बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में पता लग जाएगा, नीड्स के बारे में पता लग जाएगा, उनकी क्या जरूरतें हैं, उनका लेवल क्या है। अगर मान लो 10 साल का है और 10 साल के अकॉर्डिंग नहीं बिहेव कर रहा, तो अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी यूज करके ही तो आप चीजों को करेंगे ना, कि उसकी जरूरत क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी डिमांड्स क्या है, समाज की नीड्स क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को आप डिसाइड करेंगे। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंस जो गिवन है। नेक्स्ट इसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में देखो नीड एंड इंपॉर्टेंस दे रखी है, पहले इसको आप खुद से रीड कर लीजिएगा 309 पे। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम कंस्ट्रक्शन यानी कि जो निर्माण करते हैं करिकुलम का, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है? कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में गिवन है। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होती है, क्लियर पर्पस, गोल, ये सब। प्रिंसिपल पे आ जाओ, पेज 311 पे, हिंदी में, इंग्लिश में, एंड हिंदी में 331। तो करिकुलम बनाते वक्त सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि चाइल्ड सेंटर्ड हो। चाइल्ड सेंटर्ड हो सारी चीजें, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, सबसे मेन पॉइंट यही है। करिकुलम का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, कि बच्चों के इर्द गिर्द रहे, आपके इर्द गिर्द ना रहे चीजें, टीचर के या समाज के ज्यादा इर्द गिर्द ना रहे, बच्चों के इर्द गिर्द रहे चीजें। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ करिकुलम, हिंदी में है ये वाला पॉइंट। देखो हिंदी में कौन सा पॉइंट है ये वाला, है कि नहीं है? कॉम्प्रिहेंसिवनेस वाला व्यापक लिखा होगा, हिंदी में नहीं है शायद ये पॉइंट, नहीं है ना। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का क्या मीनिंग होता है, लिख लो हिंदी वाले भी। कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ करिकुलम यानी कि व्यापक। व्यापक यानी कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने वाला हो करिकुलम, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने वाला हो। हाँ ठीक है मोनी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मीनिंग होता है ज्यादा से ज्यादा। CCE सुना है सबने, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आप सबका भी इवैल्यूएशन CCE सिस्टम से शायद हुआ हो आपके स्कूलिंग टाइम में, 9th 10th में। CCE से हुआ है किसी का इवैल्यूएशन? 10th में तो हुआ रहा होगा सबका CCE से। नया पैटर्न आया था ना CCE, जो बड़ी रिपोर्ट कार्ड 10th में किस किस को मिली हुई है, बड़ी वाली रिपोर्ट कार्ड 10th में, तो वो CCE इवैल्यूएशन है। वो CCE यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब होता है व्यापक। उसमें देखा होगा आपने हर चीज के आपके ग्रेड लगे हुए हैं, काफी छोटी छोटी चीजों के, कि बच्चा टीचर्स की हेल्प करता है कि नहीं, बच्चों के साथ कैसा है, हेल्थ एंड हाइजीन कैसी है, तो उसी को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि व्यापक करिकुलम हो, कि सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स ना कवर किए करे, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करे। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, हिंदी में है पॉइंट नंबर 7। हिंदी में है पॉइंट नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन यानी कि जो भी करिकुलम के अंदर चीजें हो आपस में संबंधित हो, एक दूसरे से, एकदम ही अलग अलग ना हो चीजें, एक दूसरे से संबंधित। जैसे अभी साइकोलॉजी वर्ड आया, इस बुक में आया आपकी साइकोलॉजी वर्ड, लेकिन रिलेट कहां से किया, आपकी वो वाली बुक से, तो कोरिलेट हो गया ना आपस में, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपस में कोरिलेट कर जाएं जब। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, इंग्लिश में है प्रैक्टिकल वर्क वाला, हिंदी में शायद नहीं है ये पॉइंट।
प्रैक्टिकल वर्क होने के पूरे पूरे अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, सिर्फ थ्योरी नहीं होना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हिंदी में है थर्ड पॉइंट, लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन होने का क्या मतलब है, फ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब है, टाइम के साथ चेंज और जरूरत के साथ चेंज, अगर जरूरी है तो चेंज कर पाए उसमें, ऐसा ना हो बहुत रिजिड ना हो। रिजिड होने का मतलब बहुत ऐसा ना हो कि उसके अंदर हम कुछ ऐड नहीं कर सकते या कुछ हटा नहीं सकते उसमें से। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्स। ऐसा कुछ करिकुलम में ना ऐड कर लें आप लोग कि भाई बिल्कुल दुनिया से परे है, ऐसा कुछ टीचिंग मेथड या ऐसा कुछ चीज ना ऐड कर लें कि दुनिया से परे है, वो आप रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं करा सकते जब बच्चे को संसाधन, तो वो चीज ऐड करने का मतलब नहीं है ना। तो हमें देखना है कि हमारे पास कौन से रिसोर्स हैं और कौन से नहीं, उस अकॉर्डिंग करिकुलम डिसाइड होगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट वेंचर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ज्वाइंट वेंचर जो मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि करिकुलम सिर्फ टीचर नहीं बना सकती, ज्वाइंट वेंचर होने का मतलब काफी सारे लोग मिलके करिकुलम पे काम करते हैं। देखो कौन कौन है, टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए करिकुलम के, इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट हो गए उसमें, एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स हो गए और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। एक मिनट, तो ये सारे लोग मिलके करिकुलम कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं और सारे ही जरूरी हैं, 6 के 6 ही जरूरी हैं करिकुलम बनाते वक्त। चलो इसको आप आगे रीड करिएगा। प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग हो गया, मतलब आगे की सोचने वाला। यूटिलिटी यानी कि कुछ ना कुछ उपयोगी हो करिकुलम जो भी बना रहे हो। एनवायरमेंटल सेंटर्डनेस होनी चाहिए, समाज का भी ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एक्टिविटी सेंटर्ड यानी कि लर्निंग बाय डूइंग और ये सब एक्टिविटीज उसमें होनी चाहिए। कंसल्टेशन विद टीचर्स, टीचर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसको एक बार रीड करिएगा, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक। चलो थैंक यू एवरीवन। एमपी वाली क्लास के लिए वहाँ जाना, ये मत बोलना वहाँ जाना एमपी वाली क्लास के लिए। ये क्या बात हुई, ये ऐसे ऐसे क्यों लगा रखा है? मैम आ गई हैं, पूछना है।